नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इवनिंग एजेंडा में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो लोकसभा चुनाव बस नजदीक हैं, आने को ही हैं और इस नए साल में, चुनावी साल में हर कोई अपनी तैयारी में जुटा है। बीजेपी की बात करें तो पार्टी, संगठन और सरकार के लोगों के साथ बैठकों का दौर चल पड़ा है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सांसदों के साथ पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह बैठक करने वाले हैं। दिल्ली में होने से ये बैठक केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के आवास पर होगी। बैठक में सांसदों के अलावा संगठन के कई दूसरे नेताओं के भी शामिल होने की उम्मीद है। तो बस अब से थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे फोकस करना है, खासतौर पर हमने देखा पिछले दिनों काफी आंदोलन भी हुए, किसानों के भी आंदोलन हुए, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण है राज्य का ये हिस्सा। तो इसको लेकर यहाँ पर बैठक होनी है अब से बस थोड़ी ही देर में। इससे पहले पिछले हफ्ते पूर्वांचल के बीजेपी सांसदों की बैठक हुई थी। निरंजन सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे निरंजन का रुख करेंगे। तो निरंजन, काफी महत्वपूर्ण बैठक है, तो सबसे पहले बताएं कब शुरू होने वाली है और क्या गहमा गहमी आप देख रहे हैं यहाँ? देखिए, बैठक का दौर शुरू हो गया है, सांसदों का आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हम केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के घर पे मौजूद हैं। ठीक इसके सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर है। सांसदों का आना शुरू हो गया है। राज्यसभा के सांसद अभी आए हैं, 2 सांसद पहुंचना शुरू हो गया है। इसमें जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व की बात है, संगठन मंत्री रामलाल भी पहुँचेंगे, केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा मेघलाल जी पहुंचेंगे। इसके अलावा जो सांसद यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगभग 10 से 12 सांसद हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ से सांसदों की बैठक होगी। इसके पहले भी आप देख चुके हैं कि लगातार जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश को सांसद के साथ बैठक हुई, उसके पहले भी बिहार के सांसदों के साथ बैठक हुई, कल झारखंड के सांसदों के साथ बैठक हुई, उसके पहले भी गुजरात के सांसदों के साथ बैठक केंद्रीय नेतृत्व ले चुका है। इसको लेकर के 2019 की जो रणनीति बनाई जा रही है, उसको लेकर के ये बैठक अहम माना जा रहा है। हालांकि मैंने कई सांसदों से बात किया, उन्होंने कहा कि हमारी यह रूटीन बैठक है, जब सत्र चलता है यानी शीतकालीन सत्र चल रहा है अभी मौजूदा दौर में, जो 8 तारीख को समाप्त होगी, उसको लेकर के ये रूटीन बैठक लगातार जारी है। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि इसके लेकर कोई रणनीति नहीं बनी है, बल्कि हमारा जो एक रूटीन होता है, हर साल जो बैठक होती है शीतकालीन सत्र के दौरान, उसकी बैठक होती है। जी जी बिल्कुल। तो आपने कहा कि बैठक ये शुरू हो चुकी है और बीजेपी, जाहिर सी बात है कि हर एक बात पर फोकस करें। निरंजन, अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो किसानों का ये इलाका है और ऐसे में बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आए हैं किसान सरकारों को देखकर। तो इसके मद्देनजर भी कोई खास रणनीति यहाँ पर बनाई जानी है, किस तरह से हालातों को टटोला जाएगा? देखिए, जिस तरह से आपने सवाल किया है कि बिल्कुल सही कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक कहा जाता है तो गन्ना उत्पादन के क्षेत्र से महत्वपूर्ण है। हालांकि जिस तरह से अभी हम बात करें कैराना को लेकर के, सांसद वहाँ के जो सांसद बीजेपी के सांसद थे, उसको लेकर के किसान जो थे, वहाँ के किसानों नाराजगी लोग को लेकर के साफ तौर पर देखा। उसको लेकर के इस बैठक में हालांकि कई सवाल जरूर होंगे, क्योंकि लगातार मैं जिस तरह से बैठकों का दौर, इसके पहले भी गुजरात के सांसदों के बैठक था, इसके पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सांसदों का बैठक था, बिहार की बैठक कल हुई है, इसको लेकर के कल झारखंड की बैठक हुई। उसको लेकर के एक सवाल तो जरूर है कि यहाँ पे जो बैठक है, कई तरह से सवाल जरूर खड़ा किए जाएंगे, क्योंकि अभी जो पिछले 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी की करारी शिकस्त हुई है, उसको लेकर के ये जरूर कहा जाएगा कि अपने जो क्षेत्र हैं, यानी कि अपने संसदीय क्षेत्र सांसद जाएं और अपनी रणनीति बनाएं और क्षेत्र से जाकर के वहाँ के मतदाताओं से, वहाँ के कार्यकर्ताओं से 1-2 हों और जो शिकवा है, जो शिकायत है, उसको दूर करें समय रहते हुए, क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा दिन नहीं है। अब कहा जाए तो लगभग 55 महीने, इस साल का जो है 55 महीने समाप्त हो चुके हैं, मात्र 5 महीना आगामी चुनाव है लोकसभा को लेकर के। इसके लिए जो रणनीति है, आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कई सांसद, हमारे 3 सांसद मंत्री हैं कैबिनेट में, उसको लेकर के ये महत्वपूर्ण है। हालांकि महेश शर्मा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, सतपाल सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जनरल बीके सिंह, ये 3 सांसद हैं जो कैबिनेट में मंत्री हैं। इसको लेकर के ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल। तो निरंजन, क्या यहाँ पर, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमने बात की, देश की राजधानी से लगा हुआ भी इलाका है, मेरठ वगैरह की बात करें तो एनसीआर में ही सारे इलाके आते हैं, और एक बड़ा जो एक चेहरा था हुकुम सिंह, वो अब बीजेपी के साथ नहीं है
वो इस दुनिया में नहीं है, तो फिर एक नई रणनीति यहाँ पर जरूर बनानी होगी बीजेपी को और मजबूती से इस किले को बचाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन आपका। तो आपने बताया कि अभी बैठक शुरू हुई है, तो अब क्या क्या इस बैठक में चर्चा होती है और क्या दिशा निर्देश इन मंत्रियों को दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर सांसद चुनकर आए हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, तो ऐसे में जनता की उम्मीदें और साथ में शिकायतें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री आज कांग्रेस के गढ़ अमेठी पहुंची। एक दिवसीय दौरे पर अमेठी आने के बाद स्मृति ईरानी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान स्मृति ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस को अब अमेठी को अपना गढ़ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अमेठी की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस हार चुकी है। अमेठी को अब कांग्रेस का नहीं बल्कि विकास का गढ़ कहना चाहिए। हालांकि आपको याद होगा स्मृति ईरानी ने यहां से ताल जरूर ठोकी थी, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी और एक बार फिर से उनका यहां अब दौरे का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि राहुल गांधी को भी पहुंचना था यहां, तो ऐसे में लगा था कि आज का जो दिन है वो बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन राहुल गांधी का फिलहाल ये दौरा आज टल गया है। मैं कहूँगी ये कांग्रेस का गढ़ नहीं है, क्योंकि सभी विधानसभा में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं। तो अमेठी को अगर गढ़ कहना है तो विकास का गढ़ कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर अमेठी कांग्रेस का गढ़ होता तो सभी चुनाव राहुल गांधी पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में नहीं हारे। तो राहुल गांधी जिन्हें आज आना था अमेठी दौरे पर, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया। 2 दिन का दौरा था प्रस्तावित राहुल गांधी का, लेकिन राफेल की बहस में शामिल हुए राहुल गांधी आज, और लोकसभा में राफेल डील को लेकर काफी बहस हुई है। तो आपको बता दें कि स्मृति ईरानी जो पहुंची हैं अमेठी पहुंची थी दौरे पर, और आज राहुल गांधी को भी पहुंचना था 2 दिन के दौरे पर, लेकिन आज वहां नहीं पहुंच पाई। लोकसभा में जो बहस थी राफेल डील को लेकर, वहां शामिल हुए राहुल गांधी। तो फिलहाल जो ये दौरा था आज का राहुल गांधी का, वो रद्द हो गया है। राजीव सिंह हमारे सहयोगी अमेठी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। तो राजीव, लगा था कि आज जब आमने सामने होंगे या फिर एक ही दिन में एक ही धरती पर ये दोनों दिग्गज नेता होंगे तो काफी दिलचस्प ये दिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पिछली हार के बाद भी फिलहाल हार मानने को तैयार नहीं है स्मृति ईरानी, तो किस तरह का दौरा उनका रहा? प्रीति, अगर देखा जाए तो आज जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर अमेठी में इस समय मौजूद हैं, वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का भी 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित था, लेकिन संसद में चल रही कार्रवाई के चलते सदन की कार्रवाई में भाग लेने के कारण उनका दौरा ये निरस्त हो गया है। हालांकि स्मृति ईरानी अपने पहले से तय कार्यक्रम के तहत आज सुबह राजधानी लखनऊ पहुंची और वहां से उन्होंने सड़क मार्ग होकर सीधे रायबरेली होते हुए अमेठी पहुंची, जहाँ सबसे पहले उन्होंने गौरीगंज में अमेठी में एक सिटी स्कैन सेंटर का शुभारंभ किया, जो कि योगी सरकार की ओर से लगाया गया था, और फिर कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। इस वक्त वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। ऐसे में जो सबसे खास बात रही इस दौरान, स्मृति ईरानी राहुल गांधी को लेकर काफी हमलावर नजर आई। उन्होंने साफ किया कि जो 2014 में भले ही उन्हें शिकस्त मिली हो, लेकिन उस दौरान उन्होंने जो अमेठी की जनता से वादा किया था कि हम राहुल गांधी का बार बार दर्शन करवाने के लिए अमेठी को मजबूर कर देंगे, और उसी के तहत देखा जाए तो स्मृति ईरानी का ये जो 28वां दौरा था, 28वीं बार स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची थी। तो ऐसे में अंदाजा लगा सकती हैं कि बीजेपी ये चाहती है कि किसी भी कीमत पर, भले ही उसे बीते लोकसभा चुनाव में 71 सीट हासिल हुई हो, लेकिन वो कांग्रेस के इस किले में सेंध लगाने में नाकामयाब रही थी, लेकिन लगातार स्मृति ईरानी इस क्षेत्र में पहुंच रही हैं और वो चाहते हैं कि 2019 में यहाँ पर किसी भी तरह से बीजेपी का परचम लहराया जाए। इस दौरान जब हमारी स्मृति ईरानी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि 2014 के बाद से अमेठी में बीजेपी कोई चुनाव नहीं हारी है। अगर देखा जाए तो बीजेपी के कई विधायक आज भी अमेठी से हैं और मंत्री भी हैं सरकार में। तो आने वाले समय में भी भले ही राहुल बीजेपी या हमारे लिए चुनौती नहीं है, राहुल अमेठी के विकास के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि राहुल 15 साल सांसद रहे, उनकी जो सोनिया गांधी भी राष्ट्रीय अध्यक्षा रही और बड़े सरकार भी रही केंद्र में, लेकिन उसके बावजूद आज तक वो अपने अमेठी में अपने परिवार के नाम का सहारा लेते हैं। उन्होंने जो काम किए उस काम के आधार पर वो अमेठी नहीं आते। तो ऐसे में जैसा कि आज राम मंदिर को लेकर भी राहुल गांधी का जो बयान सामने आया
बताया कि मंदिर मुद्दा नहीं होगा, बेरोजगारी होगा, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया, प्रतिक्रिया दी और कहा कि राहुल को अमेठी में विकास के मुद्दे पर ही लड़ना चाहिए और इसी के आधार पर वो चुनाव हारेंगे। खास बात यह भी रही कि इस दौरान स्मृति ईरानी ने अमेठी से चुनाव लड़ने के भी इशारे में संकेत दे दिए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि जो उन्होंने दावा किया था, जो वायदा अमेठी की जनता से किया था, आज वो बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर आई थी, आज वो अमेठी। बिल्कुल राजीव, जो तैयारियां नजर आ रही हैं तो उससे ये लग रहा है कि जो पिछली हार का जो एक धब्बा लगा है शायद उसको मिटाकर ही दम लेना चाहती है स्मृति ईरानी। बहरहाल ये कसरत, ये कवायद शुरू हो गई है। तो राजीव आप बने रहे हमारे साथ। तो नेटवर्क 18 से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है स्मृति ईरानी ने, वो सुनाते हैं। अमेठी दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। मैम, अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी कितनी बड़ी चुनौती है के लिए या बीजेपी के? राहुल गांधी अमेठी के विकास के लिए चुनौती है। 15 साल तक सांसद रहने के बाद भी परिवार का नाम लेते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ से किए गए कामों के बारे में और जनता तक पहुंचाने हुए जो समाधान है उनके संदर्भ में बोल नहीं पाते। तो मेरी दृष्टि से तो राहुल गांधी अमेठी के लिए चुनौती और अमेठी के लिए प्रश्न चिन्ह बने पड़े हैं। जैसे कि अब लगातार बीजेपी ये कहती आई है कि राहुल गांधी राफेल के नाम पर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इस दौरान 3 राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली है। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी बीजेपी की? जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाकर आई केंद्र में, तब भाजपा के पास कितनी राज्यों में सरकार थी, और आज भाजपा के पास 14-15 से ज्यादा राज्यों में सरकार है। तो जो तुलना करना चाहते हैं, तो एक तरफ ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो अपने पुरुषार्थ से अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पास एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो उनकी माताजी के आशीर्वाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो ये तुलना ही अपने आप में संतुलित नहीं है। तो हमारा ये विश्वास है कि संगठन कौशल अमित शाह का जो है, प्रधानमंत्री के जो विकास के कार्य हुए उसके आधार पर हम लोग जनता तक जाएंगे और उसके आधार पर आशीर्वाद जनता का मांगेंगे। जैसा कि बात लोकसभा चुनाव की करें तो चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल, जो महागठबंधन की बात सामने आ रही है, महागठबंधन कितनी बड़ी चुनौती होगा? देखिए, अमेठी में 14 में भी ये लोग सब गठबंधन में थे चुपचाप। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो मुलायम सिंह यादव जी ने एक इंटरव्यू दिया था और कहा था लोगों से कि भाई सोनिया जी का फोन आया इसलिए राहुल को मैंने 1 लाख वोट ट्रांसफर करा और वे जीता। तो जो सज्जन स्वयं अपने आधार पर नहीं जीत पाए, जिनकी माताजी को फोन करना पड़ा उनको जितवाने के लिए, कहाँ नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनौती बनेगी? मैम, एक अंतिम सवाल कि ये माना जाए कि एक बार फिर स्मृति ईरानी अमेठी में ताल ठोक के कांग्रेस को हराने के लिए जो बीजेपी की एक मुहिम है और रणनीति है उसको कामयाब करने में सफल रही? मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अमेठी जीतेगी। स्मृति ईरानी ने वचन दिया था 2014 में सार्वजनिक रूप से कि वो बार बार अमेठी में विकास करने के लिए लौटेगी। मैंने अपने वचन को पूरा किया। स्मृति ईरानी ने कहा था कि राहुल गांधी के दर्शन होंगे जनता को, वो दर्शन हमने सुनिश्चित करवाए कि जो 5 साल में एक बार आते थे अब उन्हें बार बार आना पड़ रहा है। वचन पूर्ति का मुझे मौका दिया गया, उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 अमेठी। तो 90 के दशक में एक फिल्म आई थी जिसमें अदालती कार्रवाई को लेकर तंज कसा गया था। उसका एक डायलॉग था जो आज भी बड़ा फेमस है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद में भी अदालती तारीखों की ही तारीख पे तारीख वाली कहानी नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक और तारीख दे दी है। चंद मिनटों की सुनवाई के बाद ही अदालत का फैसला आया। अब 10 जनवरी तक के लिए सुनवाई को टाला गया है। अयोध्या पर फिर नई तारीख, फिर टल गई सुप्रीम सुनवाई। अब 10 जनवरी का इंतजार, नई बेंच के हाथों में फैसला। राम के करोड़ों भक्त आस्था के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे। इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर को लेकर कोई तो राहत भरी खबर आएगी। फैसला न सही, रोजाना सुनवाई पर ही सुप्रीम कोर्ट कुछ तो फैसला लेगा। लेकिन अदालती कार्रवाई शुरू होते ही 10 जनवरी तक देश की सुप्रीम अदालत ने फिर से मोहलत ले ली। अब 10 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। 1 स्टेप फॉरवर्ड है, क्योंकि अभी तक अप्रोप्रिएट बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं थी और चीफ जस्टिस ने यही कहा है कि 10 जनवरी को हम ये मैटर लगा रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि अप्रोप्रिएट बेंच इस मामले में फर्दर ऑर्डर क्या पास करेगी। तो 10 जनवरी को ये मैटर अब अप्रोप्रिएट बेंच विशेष पीठ के सामने लगाया जाए। तो लगभग ये मान के चला जाए कि अब इस पे सुनवाई 10 तारीख से लगभग शुरू होने वाली है। 10 तारीख से इस मामले में आप ये मान के चल सकते हैं कि अप्रोप्रिएट बेंच अब इस मामले की सुनवाई की रूपरेखा तय करेगी। 3 जजों की नई बेंच गठित की जाएगी जो ये तय करेगी कि अयोध्या विवाद पर
रोजाना सुनवाई होगी भी या नहीं। शायद इसी तारीख को यह भी तय होगा कि अगर रोजाना सुनवाई होनी है तो फिर कब से। लेकिन बीजेपी सांसद और राम मंदिर मुद्दे से लंबे समय से जुड़े सुब्रमण्यम स्वामी के अदालती फैसले से अलग सरकार से कुछ और ही उम्मीदें हैं। आज नरेंद्र मोदी को साहस करना चाहिए, यानी उसको धैर्य से आज रात को ही कोई हिंदू संगठन, मैं समझता हूँ सबसे उपयुक्त होगा विश्व हिंदू परिषद, उसको ये जमीन जो सरकार के अधिग्रहण के कारण अपने हाथ में है, वो पूरा जमीन विश्व हिंदू परिषद को देकर कह देना कि एक विशाल मंदिर निर्माण कार्य शुरू करिए और अगला दिन सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दें। जाहिर है राम मंदिर मुद्दे को लेकर जैसे जैसे फैसला टलता है, राम भक्तों के साथ साथ अयोध्या से जुड़े साधु संतों की बेचैनी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि हर सुनवाई के बाद एक नई तारीख लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरता है। ऐसे में एक नई तारीख, एक नई बेंच और एक नया फैसला अब सभी को 10 जनवरी का बेसब्री से इंतजार होगा, जब सुप्रीम अदालत में एक बार फिर अयोध्या की किस्मत का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शबाब, जो हमने पैकेज की शुरुआत में कहा तारीख पर तारीख, पिछली बार भी काफी लंबे इंतजार के बाद 3 मिनट की सुनवाई हुई और आज की तारीख दी गई और आज एक बार फिर से तारीख ही मिली है। और देखिए, सीधे तौर पर प्रीति, ये बड़ा जो लोग हैं उनके लिए दुखदाई वक्त बीत रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कोई बात सामने निकलकर नहीं आ पा रही है और लोगों को बड़ा इंतजार था। जब दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो लोगों को ये उम्मीद थी कि वो अपने कार्यकाल के भीतर इस फैसले को सुना देंगे। इसके पीछे कई सुगबुगाहटें थी। पहली सुगबुगाहट तो यही थी कि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है तो वो जाते जाते ही फैसला सुना सकते हैं। उसके बाद दूसरी सुगबुगाहट ये थी कि लोकसभा चुनावों से पहले इस फैसले के इंतजार जो किया जा रहा है तो मुमकिन है कि उसका फैसला आ जाएगा। लेकिन दीपक मिश्रा भी रिटायर हो गए और नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आ गए, लेकिन इस बात को वहीं पर ही ठहरा पाया गया है। आज भी हमने लोगों से बहुत सारी इस मसले से जुड़ी हुई बातें की, तो लोग यही कह रहे हैं कि देखिए, अब बहुत इंतजार हो गया है, अब सरकार को भी इस पर फ्रंट फुट पर आकर कोई फैसले लेने चाहिए और जो अध्यादेश बनाने की बात हो रही है, उसके जरिए जो कानून बनाकर राम मंदिर निर्माण के लिए रास्ता साफ करने की बात हो रही है, अब सरकार को इस पर फ्रंट फुट पर आना होगा। लोगों की नाराजगी भी इस बाबत नजर आती है कि अगर फैसला कोर्ट से ही आना था तो फिर बीजेपी सरकार की क्या जरूरत है, फिर हमने आपको क्यों चुना, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो का मेन मुद्दा जो था वो राम मंदिर निर्माण था। तो फिर अगर फैसला कोर्ट से ही आना है, सारी चीजें वहीं से तय होनी है, तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा क्यों करें? ये बात लोग खुलकर कहते हैं और कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा जाहिर भी है, क्योंकि राम मंदिर एक ऐसा इशू है जो लोगों की जनभावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो लोगों की दिल से निकली हुई बात है। और शायद ही कोई देश का ऐसा आदमी हो जो ये कहे कि वहां पर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने भी इस बात को आज कहा कि राम मंदिर जो है वो आस्था का मुद्दा है और जब राम मंदिर का निर्माण होगा तो मैं खुद वहां पर पहली ईंट लगाने जाऊंगा। तो इस तरीके की चीजें हैं। और जब आज कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई तो कहा यह गया कि फिर अब हम 10 जनवरी को सारी चीजों को देखेंगे, तो फिर लोगों को एक बड़ी चोट लगी। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी जो बात कह रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण करके और विश्व हिंदू परिषद को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो जहां कर भव्य मंदिर का निर्माण शुरू करे, यह भी एक प्रोपेगेंडा है, यह भी संभव नहीं है। जमीन सरकार उस विवादित स्थल का ग्रहण नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं। मामला कोर्ट से ही निकलेगा, ये बात इशारों में प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि अध्यादेश मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो फैसला है वो कोर्ट से ही आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अब इस तरीके की बयानबाजियों का कोई मतलब नहीं है। कल वेदांती का भी एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि एक फैसले पर दस्तखत हो गए हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और लखनऊ में मस्जिद। इस तरीके की पेचीदगियों पर जफरयाब जिलानी क्लियर कट कह चुके हैं कि मामला देखिए कोर्ट से ही निकलेगा, कौन क्या बयानबाजी कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोर्ट भी ये बात कहता है कि बाहर कौन क्या कहता है, हमें हमारे जजमेंट पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इंतजार कीजिए 10 जनवरी का। हम लोग भी इस बात के इंतजार में ही हैं कि मसले पर क्या फैसला आता है, ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि ये पीड़ा जो है वो अब बहुत लंबी लोगों की गुजर रही है। बिल्कुल, लोगों का कहना ये है, अब ये फिक्र नहीं है कि किसके पक्ष में आएगा, है कि बस विवाद जो बहुत खिंच गया बस अभी निपटे, खत्म हो। तो देखते हैं शबाब की 10 तारीख को भी अगली तारीख मिलती है। अब वाकई में
जो मामला है वो आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बड़ी खबर के साथ इवनिंग एजेंडा में आज बस इतना ही।